हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी मंच के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास का रीतिकाल पढ़ेंगे। तो समय को देखते हुए, समय को न गवाते हुए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने इसका नामकरण किया है रीतिकाल। ठीक है। वैसे रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है और आचार्य शुक्ला के अनुसार इसे इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। अगर समय सीमा की बात की जाए तो रीतिकाल की समय सीमा होती है संवत 1700 से 1900 विक्रम तक। साहित्य के इस काल में रीति, कवित्व रीति, सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया था। आचार्य शुक्ला ने शायद इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए इस काल को रीतिकाल कहा। हिंदी साहित्य की जो ये रीतिकाल है, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? 3 भाग। पहला है, इसकी जो धारा है वो है रीतिबद्ध धारा। दूसरी है रीति सिद्ध और तीसरी है रीति मुक्त। रीतिबद्ध धारा किसे कहते हैं? रीतिबद्ध उसे कहते हैं जिसमें ग्रंथ, लक्षणों आदि के लिए नियम बनाए गए, इन्होंने नियमों को बांधा। और रीति सिद्ध उस धारा को कहा जाता है जिन्होंने रीतिबद्ध के लक्षणों के अनुसार काव्यों की रचना की। और रीति मुक्त उसे कहा जाता है जो रीतिबद्ध और सिद्ध आदि कोई भी लक्षण, गुण, जो भी नियम बना रखे थे सभी से मुक्त था। ठीक है। जो रीति से, हर प्रकार की रीति नियमों आदि से मुक्त था, वो रीति मुक्त धारा कहलाती है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रीतिबद्ध, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। अलंकार, रस, नायिका भेद, ध्वनि आदि उनके ध्यान में तो रहे, परंतु उनका प्रत्यक्ष निरूपण इन कवियों ने नहीं किया, वरन उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया है। ऐसी दशा में वे कवि हैं आचार्यणी। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, जो ये यहाँ पे रीतिबद्ध की परिभाषा दी हुई है, ठीक है, ये नगेंद्र के अनुसार है। किसके अनुसार है? नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। नगेंद्र रीतिबद्ध धारा में उन कवियों को मानते हैं जिन्होंने काव्य लक्षणों की रचना नहीं की है, जबकि अन्य, नगेंद्र को छोड़ करके जो अन्य विद्वान हैं वो क्या मानते हैं? रीतिबद्ध के अंतर्गत जिन्होंने रचना की है, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। तो नगेंद्र सबसे एक अलग अपना मुद्दा रखते हैं। जो अन्य कवि हैं उन्होंने जो परिभाषा रीतिबद्ध की दी अन्य कवियों ने, नगेंद्र उसे रीति सिद्ध की मानते हैं, और जो अन्य कवियों ने रीति सिद्ध की परिभाषा दी उसे नगेंद्र रीतिबद्ध की परिभाषा मानते हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ, 1 मिनट रुकिए। जो सभी विद्वान, अन्य विद्वान क्या कहते हैं? अन्य विद्वान कहते हैं कि रीतिबद्ध, देखो यहाँ पे 2 धाराओं में कन्फ्यूजन है, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। ठीक है। जो अन्य विद्वान है वो कहते हैं रीतिबद्ध में वे रचनाएं हैं, वे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, और रीति सिद्ध में लक्षण ग्रंथों के अनुसार रचना हुई है। जबकि डॉक्टर नगेंद्र क्या कहेंगे? डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो कहेंगे, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। रीतिबद्ध में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं
इस वाली परिभाषा को कि ग्रंथों के रीतिबद्ध में लक्षणों के अनुसार ग्रंथों की रचना हुई है और रीति सिद्ध में इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, ये इन की जो डॉक्टर नगेंद्र है ये अन्य विद्वानों की परिभाषा को अदल बदल देते हैं। मतलब इतना है कि जो परिभाषा अन्य विद्वानों ने रीतिबद्ध धारा की दी है, डॉक्टर नगेंद्र उसे रीति सिद्ध की मानते हैं, और जो अन्य ने रीति सिद्ध की दी है डॉक्टर नगेंद्र उसे रीतिबद्ध की परिभाषा स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये है इतनी सी बात। उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, इससे अगली है हमारी रीति सिद्ध। ठीक है, तो मैंने आपको ये रीति सिद्ध रीति मुक्त सारी सभी बता दिए हैं। ठीक है, रीति मुक्त धारा, रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। ठीक है, अब यहाँ पे हम रीतिकाल में लिखे गए साहित्य में जो हमारे कुछ प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं को देखेंगे। केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावली, जहांगीर, जस चंद्रिका। कवि प्रिया और रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। ऐसा माना जाता है कि कवि प्रिया की रचना महाराजा इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। कवि प्रिया की रचना। ठीक है, कवि प्रिया जो है ये एक अलंकार ग्रंथ है। कवि प्रिया अलंकार ग्रंथ है, जबकि रसिक प्रिया एक रस ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। अब हम अगले हमारे कवि हैं सेनापति जी। सेनापति जी की रचनाएं हैं कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। इससे अगले हमारे कवि हैं बिहारी जी। बिहारी जी की रचना, बिहारी जी की प्रमुख एक ही रचना है मेन, बिहारी सतसई, इसे बिहारी सतसई कहा जाता है। बिहारी सतसई है। ठीक है, इसमें जो दोहे हैं वो 713, इसमें इन्होंने दोहों की रचना की है। ठीक है, और इनकी प्रसिद्धि का, बिहारी जी की प्रसिद्धि का आधार है बिहारी सतसई इनकी रचना। बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। वे मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। बिहारी जी श्रृंगार रस के कवि हैं। उन्होंने भक्ति और नीति के भी कुछ दोहों की रचना की है। अगले कवि हैं हमारे देव। देव ने काफ़ी सारी रचनाएं की हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं का हम यहाँ पे वर्णन करते हैं। भावविलास, भवानी विलास, रसविलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेमचंद्रिका, काव्य रसायन। अगले हमारे कवि हैं भूषण। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है। शिवा भवानी, छत्रसाल, दशक। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण कहा। कवि भूषण का, बाद में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। भूषण के काव्य में वीरता का स्वर है। तो भूषण कैसी रचनाएं करते थे? वीर काव्यों की रचनाएं की है इन्होंने, वीर काव्यों की रचनाएं की है इन्होंने। अगले हमारे कवि हैं मतीराम। रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम। अगले हमारे कवि हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर। पद्माकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर, वीरधावली, जगद विनोद, ये लक्षण ग्रंथ है। पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी। इससे अगले हमारे कवि हैं रीतिकाल के गंग। गंग कवि हैं, और गंग कवि की रचनाएं हैं, एक मिनट के, गंग कवि के कुछ प्रमुख रचनाएं तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हमने लिखी नहीं है। अकबर के दरबारी कवि थे। इन्हें किसी सामंत ने हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला था। जो गंग कवि हैं, ठीक है, गंग कवि को एक सामंत ने इनसे रुष्ट होकर के हाथी से कुचलवा दिया था। इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परंतु जो कविताएं मिलती हैं वे प्रधानतः श्रृंगार रस की ही है। इससे अगले हमारे कवि हैं घनानंद। घनानंद रीतिमुक्त के कवि थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरहलीला, कोकसार,
रसकेली, कृपाकांड। घनानंद मूलतः वियोग श्रृंगार के कवि थे। कौन से वियोग श्रृंगार के कवि थे? वे प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उसका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद एक सुजान नाम की औरत से प्रेम करते थे। घनानंद एक सुजान नाम की औरत से प्रेम करते थे, ठीक है। और जिसके वियोग में ही इन्होंने सुजान सागर अपनी आदि सुजान संबोधन ये रचनाएं की हैं इन्होंने। इससे अगले हमारे कवि हैं, रीतिमुक्त के ही कवि हैं आलम। आलम की रचना है आलम केली। आलम ब्राह्मण थे, पर शेख नामक रंगरेजन के प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया। शेख रंगरेजन स्वयं भी सुकवित्री थी। आलम का उससे प्रेम कविता के कारण ही हुआ। रीतिमुक्त धारा के अगले कवि हैं बोधा। बोधा की रचनाएं हैं व्रहवारिस, इश्कनामा। बोधा रसोमत कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजनाएं इनके काव्य मिलती है। जितने भी रीतिमुक्त धारा के जो हमारे कवि हैं, उन सभी को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि को। इससे अगले हमारे कवि हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की कुछ रचनाएं हैं दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, 24 अवतार। गुरु गोविंद सिंह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे योद्धा, संत, राजनीतिक, कवि, प्रशासक, बहुत कुछ थे, ठीक है। इससे अगले हमारे हैं श्रीपति। श्रीपति भी रीति काल के एक प्रमुख कवि थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं कवि कल्पद्रुम, रससागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।